साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए राज्यसभा चुनाव की बात करते हैं। अमर, कैसी अगर समीकरण की बात करें और जिस तरीके से अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया तो तमाम मसलों पर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए 27 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होनी है और ये जो खाली सीट हुई थी उसको लेकर के चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और 10 जून को इस पर चुनाव करवाए जाएंगे। अगर आप बताएं, दिग्गजों की अगर आप बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्मला सीतारमण है, पीयूष गोयल है, उसके बाद आप कहें कि माइनॉरिटी की जो मिनिस्टर हैं वो हैं झारखंड से ही आते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो पी चिदम्बरम है, कपिल सिब्बल है। ये तमाम दिग्गज हैं जिसको चुनाव में कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा भेजने की जरूर कोशिश करेगी। लेकिन आंकड़े अगर आप देखें तो अगर झारखंड की अगर बात आप करें तो 2 सीटें झारखंड में खाली हुए हैं और इस 2 सीटों में एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा अगर समीकरण की अगर बात आप करते हैं तो दूसरा जो है जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी के जो गठबंधन है, यूपीए गठबंधन को दिख रहा है कि उसके हक में जा सकते हैं। अगर क्रॉस वोटिंग होता है तो यहाँ दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि झारखंड का अगर आप इतिहास को टटोले राज्यसभा चुनाव को लेकर के तो कई बार क्रॉस वोटिंग का इतिहास रहा है, तो इस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन आंकड़े जो है वो बिल्कुल साफ है, दो सीटें खाली हो रही है झारखंड में, और जिसमें एक सीट भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को और दूसरा सीट जो है वो यूपीए को बनते जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रही बात जो पांच लोगों की एक नई जो गठन एक कमेटी बनाई गई है, 5 विधायकों का जो एक संस्था तैयार किया गया है, उसका एक मोटो अगर आप देखें तो पहले से उसका मोटो यही था कि राज्यसभा चुनाव से पहले जो है वो एक संगठित हो जाए, और संगठित होने के बाद जो है वो बातचीत करने में सहूलियत होगी, उनके पास एक ताकत और एक स्ट्रेंथ होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए ही एक गठबंधन को ये तैयार किया गया था। रही बात ये क्योंकि इनकी अगर मंशा अगर देखें या फिर उनके विचारधारा की अगर बात करते हैं इन 5 लोगों का, तो वो भारतीय जनता पार्टी से मेल खाता है और मिलता जुलता है, और क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के समर्थक में भी है उसमें कई लोग, तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि ये 5 गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन कर सकते हैं। और रही बात जो आंकड़े हैं वो यूपीए के पास यानी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, उसके पास एक सीट आने की जो संभावना है वो बिल्कुल साफ है और उसमें वो जीत हासिल कर सकते हैं। जी अमर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछली बार बीजेपी की सरकार थी ऐसे में उसका फायदा भी मिला, और यहां अब जो स्थितियां हैं जैसे कि एक साथ कई बयान भी सामने आए हैं, तो उसमें खुलकर जो समर्थन में पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस पार्टी हो गई, जेएमएम हो गई, ये खुलकर अपनी बातों को रखते हैं, आरजेडी भी है वो भी समर्थन में है, एक साथ ये नजर आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी स्थिति भी पहले के मुकाबले बेहतर यहां देखी जा सकती है। तो तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया और जैसे समीकरण सामने आ रहे हैं ऐसे में अभी कांटे की टक्कर यहां पर देखी जा रही है। झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। राज्यसभा चुनाव की तिथि की घोषणा हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के कुल 57 सीटों में चुनाव की घोषणा कर दी है और इसमें झारखंड की 2 सीटें शामिल। तो राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ऐसे में प्रत्याशी भी जो है जिस तरीके से पार्टियां हैं वे भी तैयारी को बेहतर तरीके से सामने लाने की कोशिश कर रही हैं। सहयोगी राकेश का रुख करते हैं हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए। राकेश, अगर राज्यसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा एक तरफ कर दी गई और दूसरी तरफ पार्टियां भी पूरी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में जल्द उतरती नजर आएंगी।
बिल्कुल, देखिए 15 राज्यों के 57 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होने हैं और झारखंड में भी 2 सीट है राज्यसभा की जिस पर वोट डाले जाने हैं 10 जून को। वर्तमान में ये दोनों सीट जो है वो बीजेपी के खाते में है। एक पर मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ से राज्यसभा सांसद चुनकर गए हैं, दूसरी सीट पर महेश पोद्दार हैं, तो दोनों सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन मौजूदा सियासी समीकरण को समझे तो एक सीट अगर यूपीए के खाते में आसानी से जाता हुआ नजर आता है तो दूसरा सीट जो है वो एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आता है। लेकिन बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल की घड़ी हो सकती है क्योंकि बीजेपी के एक विधायक जो है वो लंबे समय से बीमार है, लगभग 2 साल से कोरोना की वजह से वो जो है वो कोमा में चले जा चुके हैं। तो इस वजह से स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप G5 को देखें, जिस तरीके से 5 विधायकों ने मिलकर G5 बनाया है, तो उनकी भूमिका जो होगी इस राज्यसभा चुनाव में वो निर्णायक होगी, जिसमें सरयू राय हैं, सुदेश महतो हैं, लंबोदर महतो हैं, निर्दलीय विधायक अमित यादव हैं। तो ये जो 5 कमलेश सिंह है एनसीपी के जो विधायक हैं, ये जो 5 लोगों ने जो झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया है, तो वो इस राज्यसभा की 2 सीटों के लिए निर्णायक भूमिका में होंगे। और अब उनका रुख किधर होगा, यूपीए की तरफ वो जाते हैं कि एनडीए की तरफ जाते हैं, तो ये देखना होगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी जो भूमिका होगी अमृत, वो निर्णायक भूमिका में होगी। मौजूदा समीकरण को देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा स्मूथ एक सीट जीतने की स्थिति में है क्योंकि उनके अकेले 29 विधायक हैं। और आपने देखा होगा कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं। आज ही पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनके तरफ से ये कहा गया कि जो उम्मीदवार होगा यूपीए के तरफ से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार होगा। और इससे पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उनके तरफ से ये बयान आया था, उनके तरफ से ये कहा गया था कि पिछली बार गुरुजी को मौका दिया गया था, सबने मिलकर गुरुजी को राज्यसभा भेजने का काम किया था, लिहाजा इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहती हुई नजर आ रही है कि चुनाव पूर्व ही ये चीजें तय हो चुकी थी कि राज्यसभा की 5 साल के सरकार के टेन्योर में राज्यसभा के जितने चुनाव होंगे, 3 चुनाव का जिक्र किया जा रहा है अमृत, उन तीनों चुनाव में जो उम्मीदवार होगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। प्रथम वरीयता के आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो उम्मीदवार देगा। हालांकि पिछली बार आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने शाहजादा अनवर को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन संख्या बल कांग्रेस के पास थी नहीं, लिहाजा उस समय उनकी फजीयत भी हुई थी। अब इस बार क्या स्ट्रैटेजी होती है यूपीए की? यूपीए के कुछ नेता ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी के तहत पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी, गठबंधन आगे इस तरीके से बढ़ेगा कि दोनों सीट जो है यूपीए के खाते में आए। लेकिन मौजूदा जो सियासी आंकड़े हैं, जो समीकरण है, वो इस और इशारा नहीं करता है। हालांकि राज्यसभा मैजिक का खेल होता है, एक एक वोट बहुत कीमती होते हैं, आपको भी पता है। तो कौन सी स्ट्रैटेजी कब काम कर जाए, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी आपने पिछली बार देखा होगा, दोनों सीट बीजेपी के खाते में। तो अगर उस तरह की स्ट्रैटेजी पर मुख्यमंत्री काम करते हैं, अगर यूपीए फोल्डर काम करता है, तो शायद वो चीजें दोबारा से वो चीजें हो सकती है। लेकिन मौजूदा सर्कमस्टांसेस में ये चीजें नजर नहीं आ रही है। अब उम्मीदवार को लेकर रस्साकस्सी है, प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि इस बार मौका उनको मिलना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पुराने कमिटमेंट के साथ है कि चुनाव के पहले यह कमिटमेंट हुआ था कि राज्यसभा के 3 बैक टू बैक जो भी उम्मीदवार होंगे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के होंगे। अमृत, जाहिर तौर पर राकेश, सहयोगी विपिन का भी रुख करते हैं, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, अगर महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी की हम बात करें तो इनकी स्थिति कैसी है और इस मामले पर क्या पार्टी कुछ अहम फैसले ले सकती है? क्या यही चेहरे इस बार भी चुनावी मैदान में होंगे? तो तमाम सवाल हैं, उन पर क्या कुछ मौजूदा अगर हम समीकरण की बात करें तो चीजें सामने आती हैं? जी देखिए, 10 जून को जो द्विवार्षिक राज्यसभा के चुनाव है उसके लिए 2 सीटों के लिए झारखंड में मतदान होना है। 31 मई को नामांकन की अंतिम तिथि है और जो 2 सीटें रिक्त हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे की है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार का जो टेन्योर है वो पूरा हो रहा है और उसी खाली हो रहे 2 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव होगा। अमृत, यही वो चुनाव था जब 2016 में मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार चुनाव जीत कर गए थे। उस वक्त
जो दलगत स्थिति थी उसके अनुसार एक सीट बीजेपी को और एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाता दिख रहा था 16 जून 2016 को, जब राज्य में राज्यसभा के इन 2 सीटों पर चुनाव हुए थे। ठीक उसी तरह परिस्थितियां अभी भी वही है। अगर आंकड़ों पर देखें, कागजों पर जो विधायकों की संख्या है, क्योंकि विधायक इसमें मतदाता होते हैं, उस हिसाब से एक सीट यूपीए को और एक सीट जो है वो बीजेपी को जाना जो संख्या बल है उसके हिसाब से साफ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो मांडर की सीट खाली हो चुकी है। बीजेपी के जो निरसा के विधायक है इंद्रजीत महतो, वो पिछले 1 साल से लंबे समय से बीमार है, तो ऐसी परिस्थिति में वो वोट डालने नहीं आएंगे और कुल संख्या अब झारखंड विधानसभा में जो मेंबर्स है उनकी 79 हो जाएगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 17 विधायक है, जेएमएम के पास 30 विधायक है, आरजेडी के एक विधायक को अगर मिला ले तो ये संख्या 48 तक जाती है। इस लिहाज से अब तक अगर झारखंड में बीते 1 दशक से ज्यादा का समय आप गौर करें तो 2014 को छोड़कर किसी भी चुनाव में सर्वसम्मति यहां पर बनती नजर नहीं आई थी। 2014 में यूपीए की तरफ से प्रेमचंद गुप्ता निर्वाचित होकर गए थे, उस वक्त वोटिंग की नौबत नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार, चाहे वो 2012 के राज्यसभा चुनाव की बात करें, 2016 के राज्यसभा चुनाव की बात करें, 2018 की बात करें, 2020 की बात करें, हर बार 3-3 उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में राज्यसभा में उतरा है। और इस हिसाब से जो परिस्थितियां थी वो भी बिल्कुल अलग बनी थी। 2018 में भी धीरज साहू गठबंधन के उम्मीदवार थे और महज कुछ पॉइंट से वो चुनाव जीतने में सफल हो पाए थे। इसलिए काफी महत्वपूर्ण झारखंड में राज्यसभा का चुनाव लगातार होता रहा है। यहां से बाहरी भी चुनाव जीतकर जाते रहे हैं और अब इस परिस्थिति के बीच में, क्योंकि बीते वर्ष जब 2020 में चुनाव हुए थे तो दीपक प्रकाश नंबर 1 की सीट पर चुनाव जीत कर गए थे। हालांकि संख्या बल उस वक्त बीजेपी के अनुकूल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनको 31 वोट आए थे, गुरुजी को 30 वोट आए थे और कांग्रेस उम्मीदवार को 18 वोट आए थे। और अब की अगर बात करें तो चुनाव कौन लड़ेगा, गठबंधन की तरफ से ये सीट, पहली सीट किसको जाएगी, क्या गठबंधन दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा, इन तमाम चीजों पर अभी मंथन बाकी है। बीजेपी के तरफ से, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी कैबिनेट के मिनिस्टर है, तो जो चर्चा चल रही है कि इस बार बीजेपी उन्हें झारखंड की जगह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेज सकती है, तो फिर बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, क्या बीजेपी महेश पोद्दार को कंटिन्यू करेगी या फिर जो अटकलें लगाई जा रही है कि संभवतः जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के रघुवर दास, उनको भी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो अब चुनाव की घोषणा के साथ राज्य में राज्यसभा चुनाव की तपिश जो है वो बढ़ेगी और धीरे धीरे एक एक करके राजनीतिक दलों का जो पूरा शेड्यूल होगा कि किसको चुनाव लड़ना है वो सार्वजनिक होगा। लेकिन जिस तरह से जेएमएम ने दावा कर दिया है कि ये गठबंधन के वक्त ही क्लियर हो गया था कि राज्यसभा जेएमएम ही लड़ेगा, तो इस पर कांग्रेस जो है गठबंधन के अंदर बात करने की बात कांग्रेस की तरफ से आई है। तो काफी महत्वपूर्ण और काफी दिलचस्प जो वर्तमान तौर पर विपिन सहयोगी राकेश के पास चलते हैं। जिस तरीके से चेहरों की बात हो रही है, तो ऐसे में जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से कौन से वो चेहरे होंगे, क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं, ये भी एक अहम सवाल है। क्या कुछ इस मुद्दे पर पार्टी सोच रही है? और दूसरा एक अहम सवाल ये कि क्या कोई विवाद भी है दोनों पार्टियों को लेकर, क्योंकि सीटें 2 ही हैं, तो ऐसे में क्या कुछ रुख होगा जेएमएम का, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी कह रही है इस मसले पर? देखिए, अपने अपने तरीके से दावे किए जा रहे हैं, हालांकि चेहरा कौन होगा इसको लेकर फिलहाल किसी तरह का कोई कयास लगाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी अमृत। लेकिन ये जरूर जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी चेहरा होगा वो यहीं का होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंध रखता होगा, ऐसे ही चेहरे को पार्टी जो है वो राज्यसभा भेजने का काम करेगी। अब इसको लेकर जल्द ही ये कहा गया है पार्टी की तरफ से कि विधायक दल की बैठक आहूत की गई है और इसके अलावा जेएमएम कार्य समिति की बैठक भी बहुत जल्द बुलाई गई है। तो उन दोनों बैठकों में नाम को लेकर, चेहरे को लेकर चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद ही एक आम सहमति पार्टी के अंदर में बनाया जाएगा। उसी सहमति के बाद ही ये चीजें साफ हो पाएंगी कि वो चेहरा कौन होगा। इस बीच आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी का एक ट्वीट भी हाल में आया था 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री ने कानूनी दावपेच, चूंकि ये मुख्यमंत्री कानूनी दावपेच से घिरे हुए हैं, तो ऐसे में एक शख्स है जो मुख्यमंत्री को कानूनी दावपेच से थोड़े दिन तक रिलैक्सेशन दे सकता है, तो उस शख्स के साथ मुख्यमंत्री ने राज्यसभा सीट देने का सौदा कर दिया है। इस तरह के ट्वीट भी बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी की तरफ से आ रहे हैं, कपिल सिब्बल का नाम लिया जा रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये आप इसको बहुत ऊपर उठकर नहीं कह सकते कि इसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन बाबूलाल
के तरफ से इस तरह के इशारे किए जा रहे हैं। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीके से दावा किया है, कांग्रेस के अपने दावे हैं, तो अब इन चीजों को लेकर यूपीए के बीच में एक संयुक्त बैठक होगी। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वक्त दर वक्त ये चीजें खुलकर सामने आएंगी। सहयोगी राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। अगर राजेश जी, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग की भी कई जगहों पर स्थिति सामने आई है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, तो अगर क्रॉस वोटिंग की हम बात करें, अगर हम एकजुटता की बात करें, जिस तरीके से पार्टी और सरकार एक तरह से है, एक तरफ विपक्ष मजबूती के साथ अपनी बातों को रखती है, तो क्या एक साथ सबके सब विधायकों के वोट पड़ेंगे या फिर यहां क्रॉस वोटिंग की भी स्थिति नजर आती है, अगर हम मौजूदा सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करें तो? देखिए, क्रॉस वोटिंग कुछ एक वोट तो हो ही जाते हैं। अब ये लगता है कि किसने क्या मैनेज किया है और उसकी बातों में कौन विधायक आ जाता है। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि कोई भी विधायक अगर वह किसी दल से है तो वह अपने जो एजेंट है उसे ये दिखा के देता है कि हम अपने प्रत्याशी को, जिस भी प्रत्याशी को दिया जाना है उसको दिखाकर ही वो वोट करता है, ताकि ये व्यवस्था है। और अगर कोई इसमें चालबाजी करता है या कोई ऐसा विधायक जो क्रॉस वोटिंग करना चाहता है, वो कभी कभी नहीं दिखा के भी या किसी तरह से उसमें मैनिपुलेट करके वो वोट कर देता है, तो वो एक तरह से चिन्हित हो ही जाता है। कई बार आप देखें कि जिस दल के विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग होती है, कार्रवाई होती भी है। सामान्य रूप से आप देखें, इस बार जो राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान होंगे, चुनाव होंगे, तो वो 2016 के लिए में जो हुए थे, ये दोनों सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई थी। मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार चुने गए थे। एक अच्छा सहयोग था कि उस समय रघुवर सरकार थी और एनडीए की सरकार थी, बीजेपी के अलावे आजसू भी उसके साथ एनडीए फोल्डर में था। तो इस बार लेकिन समीकरण बदला हुआ है और बीजेपी के आंकड़े जो है उसके जाहिर तौर पर स्थितियां कहीं ना कहीं, हालांकि इन सारी चीजों को मिलाकर देखें तो बेहद कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। राजेश, चलते हैं सहयोगी विपिन का रुख करते हैं। विपिन, अगर ओवरऑल जो सिनेरियो है उसकी हम बात करें तो क्या कुछ कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया, अब सियासी गलियारे में भी इस पर बातचीत शुरू हो गई है। जी देखिए, आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है और अब धीरे धीरे जो राजनीतिक दल है वो अपनी तरफ से भी इस चुनाव को लेकर रणनीतिक जो अपनी रणनीति है वो तय करेंगे। जहां तक बात करें तो कांग्रेस लगातार बीते कई दिनों से इस बात को लेकर, और जिस तरह से 2 दिन पूर्व झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का भी जो बयान आया था कि गठबंधन में इस बार स्वाभाविक दावा पहली नंबर की सीट पर कांग्रेस का होता है। तो सबसे पहले अब हमें इधर ये देखना होगा कि जेएमएम और कांग्रेस में से पहले सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा। दूसरा, अगर बात करें तो इस बार के परिस्थितियों में आमतौर पर जब 81 विधायक झारखंड में राज्यसभा के लिए वोट करते हैं तो एक सीट को जीतने के लिए 28 विधायकों के मत की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बार वोट करेंगे 79 एमएलए। अगर उसमें कोई एब्सेंट नहीं होता है तो 79 के हिसाब से अगर बात करें तो तकरीबन 27 वोटों की आवश्यकता एक सीट को जीतने के लिए होगी। गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या है एक सीट जीतने के लिए। दूसरी सीट पर बात करें तो बीजेपी के पास कुल 25 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, बाबूलाल मरांडी बाद में पार्टी में आए, यह संख्या 26 होती है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि क्या कहते हैं कि इंद्रजीत महतो जो सिंदरी से विधायक है वो अस्वस्थ है, वोट देने नहीं आएंगे, जिसकी वजह से ये नंबर हुआ। तो बीजेपी के पास अभी अपने 25 वोट हैं और अगर ऐसे परिस्थिति में तीसरा उम्मीदवार गठबंधन ने उतार दिया तो बीजेपी को समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। जिस तरह से बीते बार जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी को आजसू ने अपना समर्थन दिया था, सरयू राय का वोट गया था, जो निर्दलीय विधायक है अमित यादव, उनका वोट बीजेपी के पक्ष में गया था। यहां तक कि गठबंधन को सहयोग करने वाले एक विधायक ने भी बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किया था। तो वो परिस्थितियां बदली हुई थी। अभी की परिस्थिति में उम्मीदवार बीजेपी का कौन होगा, और जिस तरह से जो एक थर्ड फ्रंट झारखंड में बजट सेशन के दौरान बना था उसका उद्देश्य जरूर उस वक्त ये बताया गया था कि सदन के अंदर मजबूती से बातों को रखने के लिए, ज्यादा समय लेने के लिए यह गठबंधन किया गया है, लेकिन मूल
उद्देश्य राज्यसभा था। अब जो उम्मीदवार होगा बीजेपी की तरफ से, उसके बाद फिर उन 5 लोगों से डायलॉग की जाएगी, क्योंकि उन 5 लोगों में अगर बात करें तो एनसीपी ने सरकार को समर्थन दे रखा है, अमित यादव निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं, सरयू राय निर्दलीय हैं, और आजसू जो है वो बीते चुनाव में बीजेपी के साथ आजसू पार्टी ने वोट किया था। तो ऐसे में अभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद जो सरगर्मी है वो ज्यादा तेज होगी। फिलहाल अब इस बात का आकलन करने में अब सभी दल जुटे हैं कि जो संख्या बल है, जो मैजिक फिगर होगा इस चुनाव को जीतने के लिए, उसे कैसे हासिल किया जाए, या फिर यह भी देखने को मिल सकता है कि अगर तीसरे सीट पर उम्मीदवार इस बार तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारा जाता है तो हो सकता है कि झारखंड में वोटिंग की नौबत ना आए। लेकिन जो अभी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, हम इतना दावे के साथ जरूर कह सकते हैं कि इस राज्यसभा के चुनाव के जरिए भी झारखंड की राजनीति का जो तापमान है उसे नापने की कोशिश पुरजोर तरीके से की जाएगी। जाहिर तौर पर विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन, राकेश और राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और तमाम मसलों पर हमने बातचीत की, और कहीं ना कहीं लगता है कि हमने अपने दर्शकों तक जो कुछ भी फिलहाल राजनीतिक माहौल में जो जैसे समीकरण सामने आ रहे हैं वो हमने अपने दर्शकों तक साझा की है। तो झारखंड की 2 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में भी हलचल काफी तेज हो गई है। 57 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की गई, जिसमें से 2 सीटें झारखंड में हैं, और ऐसे में फिलहाल जो दोनों सीटें हैं वो बीजेपी के पास है। पर आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक तरफ गठबंधन की जो सरकार है इसकी स्थिति भी पहले के मुकाबले काफी बेहतर नजर आ रही है। तो ऐसे में अब कांटे की टक्कर राज्यसभा चुनाव को लेकर देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त में। हालांकि बीजेपी भी अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश में जुटी है एक तरफ, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच एक मसला यह भी है कि आखिर कौन उम्मीदवार होंगे, क्या किस तरीके से उम्मीदवारों के चेहरे सामने लाए जाएंगे, और इन दोनों पार्टियों को इस मसले पर भी विचार आने वाले वक्त में बेहतर तरीके से और जल्द से जल्द करना होगा कि आखिर कौन से चेहरे होंगे, और इस पर दोनों ही पार्टियों की सहमति किस तरीके से बनती है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 2 से 3 जो वोट हैं उसके लिए सोचने की एक तरफ जरूरत है। तो कहीं ना कहीं समीकरणों का खेल चल रहा है और इस मसले पर अब सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।